So hello and welcome to Bansal Academy. This is Lisha, physics tutor at Bansal Academy. So in this lecture today we will be discussing about simple harmonic motion, जिससे related एक या दो question हमारे पेपर में मिलता ही मिलता है. अगर आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो उसमें चाहे वो SHM की एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि उसकी G अगर चेंज हो गई तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या उसकी लेंथ चेंज हो गई तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें पेपर में मिलता ही है. सो लेट अस क्लियर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. वैसे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सिंपल पेंडुलम, बट सिंपल पेंडुलम एक स्पेसिफिक केस है SHM का. ठीक है, SHM के बहुत सारे केसेस होते हैं. ठीक है, उसका सबसे एक स्पेसिफिक केस जो हमारे पेपर में आता है हम उसको उठाएंगे. ठीक है, फिर अब जो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये बेसिकली केस है ऑसिलेटरी मोशन का. ठीक है, अब ये ऑसिलेटरी मोशन जो होता है ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है पीरियोडिक मोशन से. तो हमारे लेक्चर की शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे लेक्चर की शुरुआत होगी पीरियोडिक मोशन से, फिर हम ऑसिलेटरी पे आएंगे, फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आएंगे, एंड देन वी विल कम फाइनली टू आवर मेन फोकस जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट सिंपल पेंडुलम. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन. आप हेडिंग बना सकते हो. ठीक है, कह सकते हो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में SHM, यही बोलते हैं ना. ठीक है, इसमें सबसे पहली टर्म जो हमें स्टडी करनी है वो हमारी होगी पीरियोडिक मोशन. ठीक है, क्या है ये पीरियोडिक मोशन? बचपन से सुनते आ रहे हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियड, जो ऐसा मोशन जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. जैसे हमने सुबह, अगर हमारा स्कूल 7:30 बजे लगता है सुबह, तो हमें 7:30 बजे जाना है. ठीक है, 7:30 से पहले हमें पहुंचना है. ठीक है, 7:30 बजे बेल बजेगी. ठीक है, स्कूल बंद हो जाएगा. तो दिस इज पीरियोडिक. ठीक है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, पीरियोडिक मोशन, बार बार सेम काम रिपीट हो रहा है. ठीक है, हमारा जो पीरियड है वो 1 आवर का है. सपोज हमारा जो एक लेक्चर है वो 1 आवर का है, तो 1 आवर बाद बेल बजेगी ही बजेगी. दिस इज पीरियोडिक. ठीक है, हमारे गलती करने पर मम्मी का थप्पड़ मारना इज पीरियोडिक. ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन क्या है? जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, द मोशन, ठीक है, व्हाट इज दिस? द मोशन विच repeat itself, the motion which repeat itself after fixed interval of time. ठीक है, जो अपने आप को फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, वो हमारा कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारे दे चुकी हूँ उसके. हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसी का एग्जांपल है, मोशन ऑफ अ फैन इसका एग्जांपल है. बहुत सारे मोशंस हैं जो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स होते हैं. ठीक है, नाउ वी कम ऑन टू ऑसिलेटरी मोशन. अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये भी पीरियोडिक ही. ठीक है ये भी पीरियोडिक ही, अपने आप को रिपीट करेगा बार बार. लेकिन फिर दोनों में फ़र्क क्या है? ऑसिलेटरी मोशन में जो ऑसिलेशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो टू एंड फ्रो होती हैं. ठीक है, इधर उधर ऑसिलेशंस, जैसे वॉल क्लॉक के पेंडुलम की, या जो हमारा नॉर्मल पेंडुलम होता है, या जो स्विंग होता है ना, झूला, टू एंड फ्रो मोशन जब हो जाता है तो वो हमारा स्पेसिफिकली किसका एग्जाम्पल हो जाता है? ऑसिलेटरी मोशन का. तो हम क्या कहेंगे? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, बट द मोशन इज टू एंड फ्रो. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, इधर उधर का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम पूरे चैप्टर में कंसिडर करेंगे जो हमारा ऑसिलेशन जो है ना, वहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है. ऑल्दो एनर्जी लॉस तो होता ही, आपको पता है. जनरली जो ऑसिलेशंस होती हैं डैम्प्ड होती हैं, बट वी विल कंसिडर नो डैम्प्ड ऑसिलेशन, ओनली undamped oscillations we are going to get. So this is periodic and this is oscillatory motion. तो आपको पता लग गया कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पार्ट है भैया किसका? पीरियोडिक मोशन का. तो सारे ऑसिलेटरी मोशंस क्या होंगे? पीरियोडिक होंगे, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन इज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन. ठीक है, सो ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक
सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन कैसे हैं, पीरियोडिक हैं, बट नॉट ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। हर एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होगा। अब मोशन ऑफ फैन जो है वो पीरियोडिक है, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो वो ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक वो टर्म यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, हार्मोनिक। हार्मोनिक, वैसे तो हार्मोनिक को अगर बीच में अच्छे से समझो ना, हार्मोनिक फंक्शंस वो होते हैं साइन और कोस वाले फंक्शंस, और क्योंकि ये भी अपने आप को रिपीट करते हैं तो उनको हम पीरियोडिक फंक्शंस कह देते हैं। हार्मोनिक और पीरियोडिक ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है, ऑसिलेटरी मोशन को डिटेल में समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का ही तो एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही आगे केस क्या है, सिंपल पेंडुलम है। तो हमने क्या करना है, हमने समझना है किस चीज़ को, हमने समझना है ऑसिलेटरी मोशन को डिटेल में। अब जो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, इस ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजिशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब अगर आप उसको खींचोगे ना तो वो वहीं पे जाना चाहता है। ठीक है, उस जिस पोजीशन पे वो जाना चाहता है दैट इज नोन एज मीन पोजीशन, स्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, कुछ भी कह लो। ठीक है, जैसे अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या एक मास इसके साथ अटैच्ड है, आप इसे स्ट्रेच करते हो, तो ये क्या करना चाहेगा, ये वापस जाना चाहेगा। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे वापस जाना चाहेगा। अगर आप इसे कॉम्प्रेस कर दो, अगर आप इसे कॉम्प्रेस कर दो तो ये इधर जाना चाहेगा, अपनी मीन पोजीशन को लेना चाहता है। तो सभी पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है, जो बॉडी होती है, वो अपनी मीन पोजीशन को, एक पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहती है। वो उस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल टेंड टू ऑक्यूपाई इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, वो बार बार अपनी मीन पोजीशन को ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बात, वहां पे एक फोर्स लगता है, वो अपनी मीन पोजीशन को कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है। आप सोचो, आपने तो इधर खींचा, वापस क्यों आ रहा है, कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन की तरफ एक फोर्स लगता है। ठीक है, फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा दैट विल बी इन जनरल अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, आपने अप्लाइड फोर्स इधर किया, ये इधर आया, फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आपने कॉम्प्रेस किया तो मीन पोजीशन उस साइड जा रही है ना, तो ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, सो हमें याद रखना है कि ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल के ऊपर, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, और अगर आप लोग इसकी एक जनरल इक्वेशन निकालना चाहें तो फोर्स की वो कुछ ऐसे आती है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू पावर n। माइनस इसीलिए क्योंकि ये जो फोर्स है ये हमारे अप्लाइड फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज नेगेटिव। के इज सम कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर अगेन। एंड ये जो x है, ये ध्यान रखना है, x क्या है, दिस इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। ठीक है, एक्स ऐसी एरी गिरी पोजीशन नहीं है, ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है, पार्टिकल की मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। और एन जो यहाँ पे है, एन यहाँ पे ऑड होता है, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि इवन क्यों नहीं हो सकता। अभी ये बात आप सबको क्लियर है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, ये जो अपोजिट फोर्स लगेगा, जो मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स को लेके जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ नेगेटिव साइन आना बहुत जरूरी है ना। अब अगर मान लो पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है, सपोज ये जो n है ये 5 है, अगर ये n 5 है, अब ये जो x है ये प्लस का भी हो सकता है, x माइनस का भी हो सकता है। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो f इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है, सम पॉजिटिव नंबर रेज टू पावर 5। तो आंसर तो माइनस नेगेटिव ही आएगा, और रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव ही होना चाहिए, है ना, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर x नेगेटिव पुट कर दो, यहाँ नेगेटिव पुट करके देखो, तो f इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस एक्स रेज टू पावर 5, यही आएगा, है ना। अब माइनस की पावर अगर 5 है
ऑड नंबर है तो फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, है ना, तो ये फिर से अपोजिट आएगा, ठीक है। तो इसका ऑड होना बहुत ज़रूरी है, इवन नहीं होना चाहिए ये, इट शुड बी अपोजिट, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर ये हमारा इधर जा रहा है, अगर x नेगेटिव हो गया तो फोर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगना ही पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये नेगेटिव होनी चाहिए पावर, ऑड होनी चाहिए यहाँ पे, इवन नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये हमारी जनरल इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन की, जब जो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, राइट। नाउ एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन को हम x0 मानेंगे, मीन पोजीशन पे x को क्या मानेंगे, 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले रहे हैं ना, तो मीन पोजीशन पे x 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 पुट करो, 0 की पावर कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा मीन पोजीशन पे, 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है मीन पोजीशन पे, तो वो कौन सी पोजीशन हो गई, नेट फोर्स 0 कब होता है फिजिक्स में, जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, एंड एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स वांट टू ऑक्यूपाई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन में कहाँ फोर्स लगता है, कहाँ लेके जाना चाहता है वो फोर्स, उसको मीन पोजीशन की तरफ, अगर हम उसे वहाँ से डिस्प्लेस कर देते हैं। आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी अब, है ना। यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में तो हमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, वैसे तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं वो पीरियोडिक ही होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द ऑसिलेटरी मोशंस इन दिस नेचर आर पीरियोडिक इन नेचर, बट जहाँ पे एनर्जी लॉसेज आने लग जाते हैं ना, फिर वो ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता, आप खुद सोचो, अगर एनर्जी लॉस हो गया, आपने पेंडुलम को स्ट्रेच करके छोड़ा और एनर्जी लॉस हो गया, वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो सेम टाइम के बाद थोड़ी रिपीट कर रहा है अपने आप को, ऑब्वियसली टाइम पीरियड कम होता जाएगा या ज़्यादा, जो भी होता जाएगा फर्क पड़ता जाएगा ना। तो ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक एक्सेप्ट इफ द एनर्जी लॉस टेक प्लेस इन दैट सिस्टम। अगर एनर्जी लॉस हो गया फिर वो पीरियोडिक नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात सबको क्लियर रहेगी, ओके। अब आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। अब ये बात सबको क्लियर हो चुकी है कि ऑसिलेटरी मोशन की जनरल जो आती है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स रेज टू पावर n, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, ऑड होता है, राइट। अब अगर मान लो n की वैल्यू ऑड 1, 3, 5, 7 है ना, अगर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करके देखूँ तो माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स रेज टू पावर 5, माइनस के एक्स रेज टू पावर 7 एंड सो ऑन। सबसे सिंपल कौन सा लग रहा है केस, मेरे ख्याल से 1 पावर वाला, 1 पावर सॉल्व करनी सबसे ज़्यादा इजी होती है। तो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आ गई बात, सिंपलेस्ट केस कौन सा है, मतलब जब f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ जाए, तो ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट केस, तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक क्यों, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है मोशन, ठीक है, और सिंपल क्यों है, दिख रहा है सबको, है ना। सो सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, simplest case of oscillatory motion is simple harmonic motion, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं, SHM, ओके। F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जनरली हम लोग बुक्स में ऐसे लिखा आता है, F इज इक्वल्स टू m में लिख देते हैं, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी बोल देते हैं। बुक्स में तो डायरेक्टली ऐसे दिया जाता है, बट हमें बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए कि क्यों इसको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट केस लिया ऑसिलेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन को हम हार्मोनिक कहते हैं, तो इसलिए सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज SHM, योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ क्लियर की है ना। अब सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द पार्ट ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो ऑब्वियसली और सिंपल हार्मोनिक मोशन आर गोइंग टू बी ऑसिलेटरी, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर नॉट सिंपल। ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑसिलेटरी में तो ये वाली पावर्स भी आएंगी, है ना, फिर वो सिंपल थोड़ी होंगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑल SHM आर ऑसिलेटरी, बट नॉट ऑल ऑसिलेटरी
RSHM, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, और कई बुक्स में कई बार टीचर्स ऐसे भी समझा देते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कोई कर्व पैराबोला नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन भी सबसे सिंपलेस्ट होता है। तो याद रखना, व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पेंडुलम, ठीक है, जब आप पेंडुलम के साथ डील कर रहे हो तो आप बड़ी बड़ी ऑसिलेशंस नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑसिलेशंस दोगे वो पाथ स्ट्रेट थोड़ी रहा, बिल्कुल छोटी सी ऑसिलेशन देनी है ताकि ऑलमोस्ट एक ऐसा दिखे, स्ट्रेट दिखे। कहते हैं ना थीटा बहुत स्मॉल है, जिससे वो डिस्प्लेस किया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, तो अब हमारे पास बात आती है किसकी, सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट सिंपल पेंडुलम। आई गेस वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल अबाउट द पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं इसका आपको स्पेसिफिक केस करवा रही हूँ, और बहुत सारे केसेस हैं, लाइक यू शेप ट्यूब में ऐसे कहते हैं, लिक्विड भर दिया, ठीक है, तो इसमें ऑसिलेशंस करवाई, या फिर एक वी हैव अ बकेट या टब है, उसके अंदर एक सिलेंडर ऐसे डाला और उसकी ऑसिलेशंस करवाई, या एक स्प्रिंग का मोशन है, स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रख दिया या स्प्रिंग को वर्टिकली कर दिया। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है, वो हम कभी फिर किसी और लेक्चर में करेंगे, बट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जिससे रिलेटेड आता है वो कौन सा है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, और उसकी एनर्जी, वो हमने तो वही करना है आज के लेक्चर में। क्लियर है ना बात, हम जो सोच के आए हैं वही करेंगे आज। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, ओके, सिंपल पेंडुलम से पहले देखो जो हमारा SHM है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अभी आपको बताया कि F इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में। सो एम ए को एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। सो एम डिवाइड में ले जाओ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है हमारी, और ये ओमेगा स्क्वायर जो होता है यहाँ पे के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं एंड आवर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दी SHM। ठीक है, और यहाँ से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लर्न करेंगे। टाइम पीरियड जो आएगा वो ऑब्वियसली टाइम पीरियड सब समझते हैं ना, कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड होता है। अब ऑब्वियसली अगर सिंपल पेंडुलम का भी एग्जांपल लेंगे तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, या अगर हम एक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं दैट इज अटैच विद अ स्प्रिंग, तो ऑब्वियसली एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। सो दैट फॉर्मूला इज 2 पाई अंडर रूट एक्स बाय मॉड ऑफ ए। मोड क्यों लिए, क्योंकि अभी आपने देखा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड नेगेटिव में आना, आयटा में जाना कोई मतलब नहीं है। सो एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। एंड वंस यू कैलकुलेट टाइम पीरियड, आई गेस इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉरी, यहाँ a बाई एक्स आएगा, इट शुड बी a बाई एक्स, नॉट x बाई a बाई एक्स आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। ठीक है, ऐसा है फॉर्मूला, कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, सो टाइम पीरियड हमारा ये आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की केस पे आते हैं। अब ये सिंपल क्यों बोला गया, एक्चुअली ये इतना सिंपल है और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता है, पता है। थ्योरी में तो हम कुछ भी एग्जिस्ट करवाते रहे, है ना। पहली बात तो नो एनर्जी लॉस शुड टेक प्लेस, ऐसा होता ही नहीं कि वाइब्रेशन और एनर्जी लॉस होना, है ना। दूसरी बात, इसमें एक कमी है कि इसकी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए दैट शुड बी वेटलेस, बॉब होना चाहिए दैट शुड बी वेटलेस। अरे भाई ऐसा कैसा होगा, है ना। और ऑसिलेशन देनी है बिल्कुल माइन्यूट सी, ठीक है, तभी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल बनेगा। तो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें बहुत सारी हमें थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस लगानी पड़ती हैं और तब जाके
हमारा रियल केस तैयार होता है, बट नेवरदलेस हमसे क्वेश्चन सिंपल से पूछा जाएगा तो हम सिंपल पढ़ लेते हैं, है ना। सो सिंपल पेंडुलम क्या है? पॉइंट मास, जब एक पॉइंट मास को सस्पेंड किया जाता है, व्हेन अ पॉइंट मास इज सस्पेंडेड, ठीक है, बाय अ वेटलेस inextensible string, वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो जो हमारा सिस्टम तैयार होता है दैट इज सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ओके, सो सिंपल पेंडुलम को अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी, वैसे तो बहुत ज़्यादा दिखा दिया मैंने, जूम्ड वर्जन लगा लो, बिल्कुल माइन्यूट से डिस्प्लेसमेंट दी ताकि थीटा इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, एंड यू नो इफ दिस इज गोइंग टू बी थीटा, दिस ये भी थीटा होगा, ये mg cos थीटा है, ये mg साइन थीटा है। अब देखो आपने तो फोर्स इधर लगाया था तभी ये इधर डिस्प्लेस हुआ था, ये वापस आएगा, किस फोर्स की वजह से वापस आएगा? mg साइन थीटा, ठीक है। सो mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द पेंडुलम बैक, ठीक है। और ये जो हमारा टेंशन है, ठीक है, ये जो हमारी टेंशन है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा, ठीक है। हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। हम इसके टाइम पीरियड को डायरेक्टली, आई थिंक आप सबको याद भी होगा, बहुतों को नहीं याद तो टी पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ पे एल जो है इस लेंथ है इस पेंडुलम की, और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट। अच्छा ये टेंशन है भाई, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ये टाइम पीरियड है, इसको कुछ और टी डैश लिखना है, टी डैश लिख लो थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, बट दिस इज टाइम पीरियड, ठीक है। तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ से, क्या रिवील हो रहा है इस फॉर्मूला से? चलो ये तो दिख रहा है कि वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो जी पे डिपेंड कर रहा है ना, ये, लेकिन आप ये चीज़ देखो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। अब मास मतलब बॉब इतना भारी ले लो या इतना ले लो, इट इज़ टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ से हमारा, है ना। सो यू शुड नो दैट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। नाउ अच्छा देखो यहाँ से पता लग रहा है जो टाइम पीरियड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, ठीक है। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब एक चक्कर काटने में अब ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में इट विल टेक मोर टाइम, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, मतलब कि अगर जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा और जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना, अपोजिट रिलेशन। अब जैसे इक्वेटर पे जी कितना होता है, बताओ जल्दी, इक्वेटर पे जी कितना होता है? 0 होता है ना, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। टाइम पीरियड इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा टू द पेंडुलम दैट इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। और आपको पता ही है अगर इनफाइनाइट टाइम मतलब वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, वो वापस ही नहीं आएगा, ठीक है। सो इट विल नॉट ऑसिलेट एट ऑल। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, बड़ी थ्योरी हो गई, क्वेश्चन भी जरूरी है, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी किसने कितना समझा है ना। ओके, और ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि टाइम पीरियड जो होता है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कहाँ से कहाँ मेजर होती है? फ्रॉम द फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो भी बॉब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वहाँ तक मेजर होती है ये लेंथ, ओके। सो द क्वेश्चन इज a bob of simple pendulum,
अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इज फिल्ड विद द लिक्विड a fine hole is made at the bottom. A fine hole is made at the bottom of the bob such that liquid start coming out of the bob, ठीक है, लिक्विड बाहर आने लग जाता है. How is the time period of oscillation affected? इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे अफेक्ट होगा? ठीक है, ऑप्शंस हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, टी विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, और डी ऑप्शन है नो इफेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फिल्ड विद लिक्विड, एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, इसको एक लिक्विड से भरा गया है, ठीक है, और लास्ट में बॉटम में यहाँ पे एक फाइन होल कर दिया गया है, एक छेद कर दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक छेद कर दिया गया है ताकि जो लिक्विड है वो नीचे बाहर आ रहा है. ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द बॉब, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अफेक्टेड? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे अफेक्ट होगा? देखो भाई, मुझे पता है कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जो मुझे पता है जो टाइम पीरियड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, और ये एल जो है वो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है ना. अब जैसे जैसे अभी लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है, अभी लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे जैसे लिक्विड मतलब गिरता जाएगा, ये जो पानी है इसका लेवल कम होता जाएगा, पानी का लेवल कम होता जाएगा, है ना. और अभी जैसे पानी ऊपर तक है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, पानी यहाँ आ गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पानी यहाँ आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे शिफ्ट हो जाएगा. तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होता जा रहा है ना. तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है. अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है मतलब लेंथ बढ़ती जा रही है, लेंथ बढ़ता जा रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है. अब जब तक सारा का सारी पानी नीचे नहीं गिर रहा, लेंथ बढ़ रही है, टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है. अब जब सारा पानी निकल गया फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फिर क्या होगा? अगर सारा का सारा पानी अब जब बाहर आ गया तो क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इसी सिर्फ बॉब का डिटरमाइन होगा और वो उसके सेंटर में आ जाएगा, वो फिर से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. ये थोड़ा ऑप्शन गरब सा हो गया है ना. तो टाइम पीरियड विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज. ठीक है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अभी देखो ये जो सिंपल पेंडुलम था इसको हवा में घुमा रहे थे, ठीक है, ले गए उठा के मीडियम में. फॉर्मूला सोचो ना सोचो, एक बार खुद दिमाग लगा के हम थोड़ा सोचते हैं कि अगर मान लो हवा में अभी पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उसको कुछ टाइम लग रहा है, अब इसी को उठा के पानी में ले गए, अब ऑसिलेट कराया, ठीक है, तो पानी अपना रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा उस पेंडुलम के ऊपर, रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा तो उसका ऑसिलेशन कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रेजिस्ट कर रहा है उसके मोशन को, है ना. वापस आ रहा है तो वापस आने नहीं दे रहा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा उस केस में? बढ़ जाएगा. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑसिलेशन बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन बल्कि कम हो जाएंगी. ठीक है, दिमाग भी फिजिकली भी यही कहता है और फॉर्मूले से भी यही समझ आएगा. ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ
डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो जो मान लेते हैं अगर रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉब एंड लेट अस कंसिडर सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जिसमें भी हमने अपने उसको रखा है। ठीक है, एंड जो टाइम पीरियड आता है वो आता है टी टाइम्स अंडर रूट रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। ठीक है, और इससे पता लगता है दैट टी डैश इज ग्रेटर देन टी, मतलब उसको ऑसिलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑसिलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन द टाइम पीरियड। ओके, यहाँ तक तो बहुत क्लियर है बातें, है ना। चलो अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वैसे तो हम सबने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रोड है वो लीनियरली एक्सपैंड करेगी, लेंथ बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात है एट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, है ना। और जिसको ऐसा लग रहा है कि हमें सब आता है तो वो फिर भी वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वी विल फाइंड आउट कि किसको कितना समझ आया और किसको कितना आता है ना। तो T is directly proportional to रूट L, राइट। सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लेंथ इंक्रीज करेगी, है ना। लेंथ विल इंक्रीज एंड हेंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल इंक्रीज। फाइन। अब अगर मुझे टाइम पीरियड जो है इन टर्म्स ऑफ निकालना हो टेम्परेचर, T in terms of टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर चेंज किया तो टाइम पीरियड में कितना फर्क आएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अभी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अल्फा जिसको हम बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या बताता है, मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर उसमें तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगा लेंथ की थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर। ठीक है, सो टी इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी लीनियर कोफिशिएंट दैट इज़ अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर, तो वो कैसे बनेगा निकलेगा ये जो रिलेशन है। सो यू नो दैट देयर इज़ अ रिलेशन L dash is equals to L plus 1 plus alpha delta theta। ठीक है, ये हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आता है। L इज द ओरिजिनल लेंथ, L dash इज द फाइनल लेंथ। ठीक है, अल्फा हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। अभी ओरिजिनल टाइम पीरियड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L, तो T डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश आएगा। L डैश की जगह L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा लिखेंगे, है ना। ओके, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट अगर वैसे रियल वैल्यू निकाली जाए तो ये ऐसे होती है ना, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ऐसे ही होता है ना। ओहो सॉरी, ये एक बार दोबारा देख लेते हैं इस चीज़ को। ऐसे था ना, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ठीक है, न्यू लेंथ L डैश इज इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, राइट। सो T डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L डैश बाई जी। क्लियर है बात, है ना, क्योंकि L ही चेंज होगा, बाकी कुछ तो चेंज नहीं हो रहा। L डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे, L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी एज इट इज, 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ लिख दें। ठीक है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ।
और यहाँ लगा देते हैं भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको t लिख दें, t अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, सो t डैश माइनस टी, इसको इधर ले आए, डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसको एज इट इज़ लर्न करनी है वो एज इट इज़ लर्न करेगा, जिसको ऑन द स्पॉट निकालनी है वो ऑन द स्पॉट निकालेगा कि टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज आएगा अगर लेंथ चेंज हो जाती है। तो दैट इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज 50 अल्फा डेल्टा थीटा, जहाँ पे अल्फा आपका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और डेल्टा थीटा आपका चेंज इन टेम्परेचर है। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में बता चुकी हूँ, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल, ठीक है। अगर किसी का अल्फा ज़्यादा है, मतलब उसमें थोड़ा सा भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे ना उस मटेरियल में, जो लीनियर एक्सपेंशन आएगा उसमें बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। और अगर उसका अल्फा कम है, जैसे क्वार्ट्ज फाइबर है, फोस्फोर ब्रॉन्ज है, ये मटेरियल्स है ना, इनका अल्फा बहुत कम है, अगर इनमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी चेंज हो जाए ना तब भी लेंथ में इतना फ़र्क नहीं आता, ठीक है। ओके, अब बात आती है हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी है, ठीक है। टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया, इक्वेटर पे ले गए तो जी 0 हो गया, टाइम पीरियड के पे क्या फ़र्क पड़ा, इनफाइनाइट हो गया, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात आती है, एलिवेटर वाले क्वेश्चंस आते थे हमारे पास, मैकेनिक्स में हम पढ़ते थे एलिवेटर वाले क्वेश्चन। अगर पर्सन ऊपर जा रहा है लिफ्ट में तो उसको उसका मास बढ़ा हुआ, वेट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, नीचे आ रहा है तो कम दिखाई देता है। वेटलेसनेस की कंडीशन अगर आपको याद हो, क्या होती थी कि अगर फ्री फॉल हो जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरे, ये 4 कंडीशंस होती है ना, तो उस केस में टाइम पीरियड इफेक्ट होगा, ठीक है। सपोज यू आर हैविंग अ पेंडुलम, आपके पास एक पेंडुलम है और आप उसको लिफ्ट में ऊपर लेके जा रहे हो, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पता है जब मोशन अपवर्ड होता है तो जो जी डैश होता है दैट बिकम्स इक्वल्स टू जी प्लस ए, तो ये इंक्रीज हो गई एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर जी इंक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। जब एलिवेटर नीचे आएगी, डाउनवर्ड मोशन होगा तो क्या होगा, जी डैश जो होगा वो जी माइनस ए होगा, ठीक है। तो जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन, मतलब जी जी ही रहा, ठीक है, तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, नो इफेक्ट ऑन जी, तो टाइम पीरियड पे क्यों फर्क पड़ेगा, लेंथ तो वैसे भी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर हो जाए फ्री फॉल, फ्री फॉल में जी ही 0 हो जाता है, ठीक है, जी डैश 0 हो जाता है, तो उस केस में टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 4 केसेस भी हमें पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जी का इफेक्ट देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड of bob of simple pendulum when taken on earth, when taken on moon to that of earth, ठीक है। एक बार सिंपल पेंडुलम मून पे ले गए, एक बार अर्थ पे है, तो दोनों के टाइम पीरियड की रिलेशन निकालनी है। सो टी एम इज इक्वल्स टू √6 TE, ठीक है। टी ई इज इक्वल्स टू √6 TM, टी ई 6 TM 6 TE, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। सो नाउ यू नो दैट कि जो टाइम पीरियड होता है उसका बेसिक फॉर्मूला इज 2π√L/G, है ना।
मान लेते हैं अर्थ पे जी है और जी एम जो होती है मून पे कितनी हो जाती है 1/6 हो जाती है ना, g/6। सो टी एम जो आएगा 2π√L/GM। जी एम कितना है आपके पास L है बाय 6 ऊपर चला जाएगा। सो यू कैन डिवाइड टी एम बाई टी इक्वल्स टू 2π से 2π/L/G सब कैंसिल हो जाएगा, √6 बचेगा यहाँ, √6 ऑफ टी, ये टी ई लगा लो चलो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो नाउ अब जो हमारे गिने चुने कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उनमें से एक है सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। सो वी कम ऑन टू नाउ, कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेकेंड्स पेंडुलम। क्या होता है ये सेकेंड्स पेंडुलम? सेकेंड पेंडुलम नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है 2 सेकेंड है, ठीक है। ऐसा पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम हुज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी आती है इस पेंडुलम की? अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे ना, यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट करके स्क्वायरिंग करके टाइम पीरियड की जगह 2 रख दोगे, है ना, एल अगर आप निकालने जाओगे तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.99 मीटर या 1 मीटर भी कह देते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको, ठीक है। और एक लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो लास्ट कॉन्सेप्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ी है, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है 84.6 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटे से भी ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम है ना। सोचो ऑब्जर्व कैसे किया होगा, है ना। चलो, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। सो क्वेश्चन इज यू नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। यू नीड टू चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं एसपी लिख रही हूँ, ठीक है, नॉट दैट वन, एसपी, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू चूज द करेक्ट वन, ठीक है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। कहोगे मैम ये कैसी बातें कर रहे हो, है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने इतनी बार लिखा है और अब भी अगर हमें याद नहीं हुआ तो फिर दोबारा करेंगे, है ना। और तो क्या ही करेंगे। इन सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड टी इज फॉर टाइम पीरियड, ठीक है, वेरीज लीनियरली विद लेंथ ओके। नेक्स्ट है द ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज अ पैराबोला। हाँ जी, सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब हमने थ्योरी में पढ़ा है, ध्यान से देखो। यू नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी चीज़ ठीक है। ये बी तो आप लोगों ने पहले ही मना कर दिया है ना, कि इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू 2π/L/G। ओके, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। कहीं पे एम्पलीट्यूड दिख रहा है, कहीं पे आपको ये दिख रहा है कि कितना डिस्प्लेस किया उस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो गलत होगी बात। लेंथ की तो है ही नहीं। इन सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वेरीज लीनियरली विद लेंथ। क्या टाइम पीरियड लेंथ के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है? पावर अंडर रूट नहीं है ना, ये भी गलत हो गया। अब कह दो ये बच गया तो ये ठीक हो गया, लेकिन पता भी होना चाहिए ठीक क्यों है ना,
क्योंकि देखो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, स्क्वायरिंग करोगे तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर बनेगा ना, और जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो पैराबोला कर्व होता है। याद करो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पैराबोला की इक्वेशन है ना, तो पैराबोला बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a simple pendulum of length L, ठीक है, in a simple pendulum of length L is suspended from the roof, is suspended from the roof of train, is suspended from the roof of train which moves in horizontal direction, ठीक है। लेट्स सी ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, ठीक है। मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a, with acceleration a, then time period is given by, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है, और आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है अच्छे से। t is equals to 2 pi under root L by G, t is equals to 2 pi under root L by under root L square plus G square, t is equals to under root t is equals to 2 pi under root L by, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। एक पेंडुलम को ट्रेन में ले गए, ट्रेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो, और वो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, तो आपको बताना है कि हमारे जो पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम रहेगी या ऐसे होगी, ऐसे होगी, कैसे होगी। देखो भाई, ट्रेन ऐसे जा रही है एक्सेलरेशन a के साथ, g नीचे एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन कुछ ऐसे दिखेगी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, जी इफेक्टिव कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। जी दो वेक्टर्स का वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ga कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों के बीच का एंगल 90 कॉस 90 0, तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, ये जी इफेक्टिव हो गया। तो अगर जी चेंज हो गया, पहले अगर टाइम पीरियड ये था, अब जी चेंज हो गया, जी इफेक्टिव की वैल्यू पुट कर देंगे। आई थिंक ये बी ऑप्शन बन रहा है हमारा। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा वर्कआउट करना था, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम, ठीक है। जितने भी इसके केसेस पॉसिबल थे, क्वेश्चन पॉसिबल थे, इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं। होप यू लाइक द वीडियो।